बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो हालात नज़र आ रहे हैं, 26वीं तरमीम हुई और बड़े जोशो खरोश के साथ हुई और हमने देखा कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने ट्रैप किया मौलाना फजलुर रहमान ने, मुझे लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि ख्वाहिशात ये थी कि पहले 5 जजेस में से एक जज बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम था हुकूमत के जहन में, लेकिन मौलाना साहब ने 3 सीनियर जजेस का करके इनको स्ट्रिक्ट कर दिया और फिर आज मौलाना साहब शायद नहीं समझ रहे थे कि उसमें भी आगे तरमीम आ सकती है। तो एजेंडा पूरा ना होने पे हुकूमत ने मजीद तरामीम जो है उसमें लेके आए हैं। अब उसका हल क्या है, क्योंकि इस तरह तो फिर तरामीम ही होती चले जाएंगी, अमल दरामद तो मुश्किल से ही होगा। और जब किसी बात पे अमल दरामद नहीं होता तो जब देर हो जाती है तो फिर चीजें अपनी जगह पे नहीं रहा करती। अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने चार्ज ले लिया और उसके बाद जनाब हम देख रहे हैं वहां भी अभी तक कोई समझ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब के हाथों ब्लैकमेल हो जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का भी दबाव है। अब आगे उनके लिए बड़े इम्तिहानात हैं। दूसरा जो तरामीम आई है उसमें जजेस की तादाद में इजाफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ग्रेजुअली होगा, वो यकमुश्त तो नहीं होगा। उसका एक तरीकाकार वजह किया गया है, जुडिशल कमीशन के जरिए वो जजेस भर्ती किए जाएंगे। बाकी बिलावल भुट्टो ने जो है जुडिशल कमीशन में मुतनासिब नुमाइंदगी, उन्होंने बड़ा गिला किया है कि मुझे हमारी जमात को उस तरह से नुमाइंदगी नहीं दी गई जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। अब ये किस तरह से मिलनी चाहिए थी, हुकूमत में है क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत में होते हुए उस तरह की मुतनासिब नुमाइंदगी इनको कैसे मिल सकती है, क्योंकि या तो ये अपोजिशन में होते हुए हुकूमत को बैक कर रहे होते, लेकिन ये तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अब पूछते हैं, मुझे चूंकि इनको कानूनी मुशगाफियों का इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जो वकील हैं, कानूनदान हैं, हमारे दोस्त हैं मुबीन काजी साहब, उनको मैंने जहमत दिया आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम शमसी साहब। जी काजी साहब, ये जो क्या कहते हैं, ये 2 पल में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया, तो ये क्या माजरा हो गया? अब ये हरियाली जो है वो हजम नहीं हो रही, क्या चक्कर है? ये जरा इस पे तो जरा थोड़ा देखिए, पाकिस्तान की जो आप तारीख देखें तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की अदलिया, इन दोनों इदारों ने तारीख से कुछ नहीं सीखा। इन दोनों ने अपनी कब्रें हमेशा खुद ही खोदी हैं। और आपने देखा एक वक्त आया जुडिशरी ने हक दे दिया, पार्लियामेंट का हकूक जनरल मुशर्रफ साहब को दे दिए कि वहां आइन में तरमीम कर लें। यानी क्या आइन की में जो पार्लियामेंट आइन साजी के लिए जो पार्लियामेंट के हकूक थे वो उन्होंने तफवीज कर दिया उनसे लेके। अब पार्लियामेंट ने जुडिशरी से तमाम इख्तियारात उसके लेके जो उसके हकूक हैं सारे, इवन अपनी बेंच बनाने के भी प्रैक्टिस प्रोसीजर के वो भी उन्होंने ले लिए, सलब कर लिए। तो ये दोनों इदारे एक दूसरे के हकूक सलब करते हैं और एक दूसरे के इख्तियारात पे जी बात कीजिएगा। और अगर आप ये देखें कि ये तो अब इन जो कुछ आज अदलिया अपने साथ कर रही है और कुछ अरसे से करती आ रही है, 2-3 साल पीछे से देखें, और वही कुछ आप पिछले 2-3 साल से आप पार्लियामेंट अपने साथ जो कर रही थी। अभी अदलिया का देखें कि जब अदलिया ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जजमेंट उसको डिस्कस कर रही थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, उस वक्त ये जजेस ने अपनी पसंद नापसंद और इस इशू में लाके और अपनी ग्रुप बंदी की वजह से इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा कि भाई अगर जो आइन के अगेंस्ट जाकर भी आप पार्लियामेंट के पास जो इख्तियार नहीं है, जो आइन ने नहीं दिया उसको, वो भी आपने सुप्रीम कोर्ट के जरिए दे दिया कि आप हमारे लिए बना लें, हम जो आपकी बात आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं, आपने अडॉप्ट कर लिया। और वो उसमें जो गैर आईनी पोर्शन था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का,
उसको आपने लीगलाइज कर दिया। आपने उसको नहीं सोचा कि आप अगर पार्लियामेंट को दे रहे हैं वहां पे तो सिंगल मेजोरिटी के साथ डिसीजन होता है। जैसे कोई नई गवर्नमेंट आएगी वो रोज आपका सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर जो है, जो प्रैक्टिस प्रोसीजर, वो अपने मुताबिक तब्दील कर लेगी जो जितनी उसको जरूरत होगी। और आपने देखा कि मौजूदा पार्लियामेंट ने कितनी तरमीम की। कभी ऑर्डिनेंस ले आए 2 मेंबर पे 3 मेंबर पे मुश्तमिल कमेटी से, कभी 2 मेंबर और चीफ जस्टिस का इख्तियारात। भैया अगर 2 मेंबर 3 मेंबर कमेटी आपने बनानी है और तीसरे मेंबर को चूज करने का इख्तियारात आपने चीफ जस्टिस को देना है, तो फिर आपको ये 2 मेंबर कमेटी या 3 मेंबर कमेटी बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मेजोरिटी से डिसीजन होना है। तो आप वैसे ही कहेंगे जी चीफ जस्टिस के पास ही ये इख्तियार होगा, वो जो मास्टर ऑफ रोस्टर वाला इख्तियार एक ही के पास रहने दे। तो वहां जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजेस ने अपने जाती मकास, जाती पसंद नापसंद के तहत फैसले किए और उन्होंने आइन और कानून को और अवाम का जो इंसाफ के इदारे के ऊपर जो उनका एतमाद था और उनके हकूक प्रोटेक्ट कर जब नहीं किए, तो फिर नतीजा ये निकला कि आज वो जजेस सब परेशान है। आज उन सब जजेस के इख्तियारात जा रहे हैं और रोज तब्दील हो रहे हैं। आज किसी के पास जा रहे हैं, कल किसी के पास। आज 17 से 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए। मुझे बताइए, एक जज के लिए एक अपना पूरा सेक्रेटेरिएट टाइप का होता है, उसके तमाम एम्प्लॉइज, उसके ब्रीडर्स, उसके सेक्रेटरीज, उसके गार्ड्स, उसके ड्राइवर, उसकी रिसर्चर्स, उसका फुल स्टाफ। तो उतना स्टाफ हर जज के लिए काबिलियत चाहिए होगा और उतने उन स्टाफ की सैलरी पैकेजेस, उनके एमोलमेंट्स, अच्छा, उनके और ये सर रिक्वायरमेंट्स, ये ग्रेजुअली सारा कुछ चाहिए होगा। नहीं, ये ग्रेजुअली लेके आएंगे, प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये जजेस को ग्रेजुअली लेके आएंगे या ये यकमुश्त तो भर्ती नहीं हो सकते? नहीं, अब तो यकमुश्ती लाएंगे। अब तो बंदर बांट होगी और जो कमीशन के अंदर हुकूमती रोल बढ़ गया हुआ है, वहां पे तो अब होगी कि भी इतने जज मेरे, इतने जज आपके, इतने जज उसके। पहले भी ये अनफॉर्चुनेटली होता रहा था, बड़े बड़े कुछ लॉ फर्म्स के अपने ही लोग चले जाते थे और मंजूर नजर और कुछ जो जजेस थे उनके अपने अहले खाना, उनके अपनी फैमिली के लोग ही आते रहते थे। तो ये तो ट्रांसपेरेंट को अच्छे तरीके का निजाम, तो ये तो अभी और मजीद खराब हो गया ज्यादा बेहतर होने से। ये तो आपको, इसलिए मुझे तो इस वक्त ना अदलिया से, और जिस तरह पार्लियामेंट ने अपने तमाम हकूक एक्सरसाइज किए हैं, पता लगता है कि जिसमें किसी की कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई वो आजाद नहीं है, वो सिर्फ फॉलो एज ए रबर स्टैम्प के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी अदलिया से और ऐसी पार्लियामेंट से मुझे तो कोई किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। हमारी तरफ से इन दोनों इदारों का आप जो कुछ करें, क्योंकि ये दोनों इदारे जो है अवाम के मफाद के लिए काम नहीं किया। इन दोनों इदारों ने और इनमें बैठे बड़े बड़े लोगों ने सिर्फ अपने मफादात के लिए और अपने तहफ्फुज के लिए, अपने खानदानों के तहफ्फुज के लिए, अपने हकूक हासिल करने के लिए बात की, अवाम के हकूक का हसूल के लिए। तो दोनों तरफ से किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं है। तो अच्छा, मुझे बताइए कि दोनों से मुझे बताइए कि ये जो 26वीं तरमीम हुई, उसको मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने वोट किया। अब जब उसमें मजीद तरामीम कल जो की गई हैं, उसमें 5 साल किया गया है, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है। वो एक्ट में किया, आईनी तरमीम नहीं है, वो आर्मी एक्ट के अंदर, आर्मी एक्ट में तरमीम की है ना जी, आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है। उसको आप यही कहेंगे ना, लैंग्वेज तो यही है ना कि आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है जी। वो आर्मी एक्ट में तरमीम की है, आइन में नहीं। आइन की तरमीम के लिए 2 ठीक हो गया, असलियत चाहिए होती है। और कानून ये भी नेशनल असेंबली ने पास किया, सेनेट से पास होगा, फिर ये प्रेसिडेंट को जाए। ठीक है, अब ये सेनेट से भी ये पास हो गया है कल। अब सेनेट से भी ये कानून पास हो गया। कल रात तक तो सिर्फ ये नेशनल असेंबली से हुआ था, मेरे ख्याल 8 सेनेट पे जाना था। नहीं, सेनेट में कल का हो गया हुआ जी। वहां पे हाँ, तो वहां किसने रोकना है भाई? अभी तो ये तो मैं कह रहा हूँ, आपको आइन और कानून की अमेंडमेंट्स का सिर्फ आगाज हुआ है और ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है। पहले उन्होंने सबसे पहला तरीकेकार इस्तेमाल किया, बड़ा सेंसिबली किसी ने एडवाइस किया था इनको कि उन्होंने सबसे पहले जहां ये चैलेंज होने थे, ये आइन, ये आईनी तरामीम और कानून, सबसे पहले उन्होंने वो बेंच और वो कोर्ट के इख्तियारात ले लिए। जब वो पहले वो लेके और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी की कर ली, सीनियरिटी से हटके, तो उसके बाद उनसे पहला स्टेप था। और याद होगा आपके प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने कहा था, जब आपने 26वीं तरमीम पे किया था, तो मैंने कहा था ये इब्तिदा है, ये उन्होंने एक रास्ता बना लिया है कि अब उनका कोई एक्ट और कोई आईनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकेगी। असल तो चीजें आएंगी और वो ऐसी ऐसी आएंगी कि ये पार्लिमानी लीडर्स जो हैं, पार्टी लीडर्स सियासी जमातों के, ये पिटते रहेंगे, क्योंकि इनका कोई मेंबर इनकी बात नहीं मानेगा।
वो उनकी बात मानेंगे जिनके पास असल इख्तियार है। ठीक है, और मैं उन मुख्तलिफ हल्कों से अब दरख्वास्त करूंगा कि आपने ये इतने इख्तियारात भी ले लिए, तो आप काइंडली अब कुछ अवाम की, अब सब कुछ आपके कंट्रोल में, कुछ अवाम के मुफाद के लिए आईनी तरामीम कर लीजिए, छोटे सूबों वाली आईनी तरामीम कर लीजिए। ये जो बजट सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट, ये सूबों के पास जा रहे हैं और वहां से नीचे लोकल गवर्नमेंट्स में नहीं जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई तरामीम कर ले। और मजीद तरामीम लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करने के, अवाम को एम्पावर करने के लिए, कालाबाग डैम के लिए जो कानून साजी चाहिए, वो ये सारी चीजें आप कर लीजिए, क्योंकि ये वाला मौका शायद आपको इसके बाद नहीं मिलेगा। और अगर आपने इतने इख्तियारात लेने के बाद भी अगर आपने ये वाली तरामीम ना की, तो फिर हम ये समझेंगे कि आपकी नजर में कौमी मफाद नहीं है, आपने सिर्फ अपनी जात के लिए और चंद लोगों की जात के लिए ये इख्तियारात आपने लिए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि मौलाना साहब उस वक्त तो इन्होंने कहा जी हमने दांत और जहर निकाल दिया है सांप के मुंह से। अब वो आज मियां अपना मौलाना साहब के मुंह से वो इतनी सख्त बातें हमने सुनी है कल, और वो बड़े तपे हुए हैं। किसी के मुंह को खून लगा दें तो फिर खून तो वो पीता है। हाँ, लेकिन मौलाना साहब बड़े तपे हुए हैं। अब मुझे बताइए उसकी रीजन क्या है? हमारे सियासतदान जो सामने बयान देते हैं उनको छोड़ दें, वो असल में करते क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा इंडिपेंडेंट सियासतदान है और कौन सा सियासतदान जो कौम और अवाम के लिए बात कर रहा है, सब अपने जाती मफाद के लिए कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं। इसलिए मैं तो इस नतीजे पर मैं तो अवाम को तो भाई, अगर उदलिया ने भी इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करनी है, उसके मुताबिक चलना है, जुडिशरी जो है पार्लियामेंट उसने भी इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक चला, तो अवाम को क्या जरूरत है वो अवाम इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करती रहे इन दो इदारों के लिए। बिल्कुल ठीक। इन दो इदारों के लिए मैं कहता हूं आप इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत बंद कर दें, क्योंकि ये दो इदारे जो है ये अवाम के लिए नहीं स्टैंड लेते, तो अवाम को इनके लिए क्या स्टैंड लेने की? मुझे बताएं कि अवाम इनके लिए नहीं, एक यहाँ एक सवाल पैदा होता है ना। आप तो कह रहे हैं जी अवाम क्यों इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करे इनके हक के लिए या हमायत करे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि जिन्होंने हमायत की है पहले, उन्होंने क्या हासिल कर लिया? एक ने हमायत की है वो अडयाला में बैठा हुआ है, एक ने पहले हमायत की थी वो लंदन में बैठा हुआ है। अब मुझे बताएं कि जाएं तो जाएं कहां? अभी तो देखें, बाकी भी जाएंगे, जिसको जाने दिया गया शायद वही जा सकेगा। तो थोड़े देर बाद मुझे तो कोई ये महीने 2 महीने में और बहुत कुछ और चीजें होती नजर आ रही हैं। और ये जिस तरह कहा है वो पहले आपने कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती थी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप होगी, और ये सियासतदान और ये जुडिशरी ये सिर्फ पपेट्स की सूरत में रहेंगे। अब चीज तो देखनी ये है कि जो असल जिनके पास पावर्स है, क्या वो इस जो ताकत का इर्तिकाज है उसको अवामी मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने इसको अवामी मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो फिर मेरी एनालिसिस और मेरा ओपिनियन जो होगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को जो है किसी तरफ भी अगर जाता है फिर खुदा न खास्ता खूनी इनकलाब की तरफ। अच्छा, चले हमें इतना ही बता दें, हम तो समझते थे कि यहाँ दो काजियों की आपस में नहीं बातें मिलती। एक काजी लंदन में जाके बैठा हुआ है, एक काजी हमारे साथ बैठा हुआ है, और आप अवाम से गिला कर रहे हैं कि अवाम सुने, अवाम किसकी सुने? अब हम उस काजी की सुने या इस काजी की सुने? शमसी साहब, मुझे उस काजी साहब से बिल्कुल ना मिलाएं, इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को ये जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से पाकिस्तान के इस्तेकाम को कोई नुकसान पहुंचा, तो पाकिस्तान की तारीख में गद्दारों की लिस्ट में मुजीब के बाद इन्हीं काजी साहब का नाम आएगा। तो मेहरबानी करके मुझे उनसे ना मिलाएं। सर, वैसे मुजीब से जो अपने आप को मुंसलिक करने वाले लोग हैं उसमें नवाज शरीफ थे दबी दबी आवाज में, वो तो साइड पे हो गए, और फिर बानी पीटीआई ने अपने आप को कहा कि मुझे मुजीब ना बनाया जाए। तो मुजीब तो बनने की कोशिश इधर कर रहे हैं लोग। वो देखें, मुजीब बनता नहीं है, ये तो अपनी हरकतों से खुद शौकिया बने हैं ना काजी साहब, उस लिस्ट के अंदर अपने आए हैं। अदरवाइज जो मुजीब है वो बनाए जाते हैं। जब हुकूमतें और पूरी दुनिया की तारीख कर लें, जब भी आपने तारीख में देखा है कि ताकत का मंबा सिर्फ इर्तिकाज किसी एक जगह पर हुआ है, ठीक, तो अवाम और उस ताकत के इर्तिकाज से अवाम की भलाई नहीं हुई, सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, तो फिर अवाम जो है वो खुद जब निकली है तो उसने फिर वो टोटल ताकत अपने हाथ में ले ली, और जब वो अपने हाथ में ली तो फिर
कोई कंट्रोल नहीं उसके अंदर। फिर उसमें भी जो पिसते हैं, जिन्होंने बुरा किया होता है वो तो पिसते हैं, लेकिन बहुत जो सफेद पोश लोग और जो खामोश बैठे होते हैं, जो किसी चीज में भी नहीं होते, वो भी बहुत ज्यादा पिसते हैं। क्योंकि फिर इख्तिदार तो वो सड़क पे दौड़ने भागने वाले लोग जो हैं उनके पास ताकत आ जाती है। फिर वो जिस तरह आपने देखा जब स्वात में था, तो जो ट्रक ड्राइवरों के पास और जो दुकानदार छोटे छोटे थे, रिक्शा ड्राइवर, उन लोगों के पास वो अमीर बन गए थे। तालिबान ने जब स्वात पे कंट्रोल किया हुआ था और अमीर बन गए थे। जिस मर्जी बड़े से बड़े नवाब और सरदार के नवाब के और खान के घर में मैसेज देते गए, तुम्हारी बच्ची है उसका निकाह अमीर से पढ़ाना है, भेजे। तो फिर ये होती है, फिर इख्तिदार उस किस्म के लोगों के हाथ में होता है। इसलिए अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान को एनआरकी की तरफ जाने से रोका जाए और ऐसी सिचुएशन स्वात और तालिबान जैसी सिचुएशन में बचाया जाए। चले, अब वो तो दूसरी सिचुएशन होगी ना। यहां तो अमेंडमेंट ज़ौक़ शौक के साथ पास करने वालों में जो कप्तान की सूरत हाल इख्तियार की हुई थी वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की हुई थी। तो अब वो हुकूमत से कौन से शिकवे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमें नुमाइंदगी नहीं मिली उस तरह से जिस तरह पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उनका तो किसी किस्म का कोई हक नहीं है जो रोल उन्होंने प्ले किया। और आप आगे देखिए, अभी तो मैंने जिस तरह पहले कहा था, ये पछताएंगे, ये अब चीखेंगे और इनकी चीखें सबकी जाएंगी आसमानों तक और पूरी कौम देखेगी और फिर कौम हंसेगी इन लोगों के ऊपर कि जो ये अपने आप को वजारत उज़्मा के ओहदों पे फायज करने के शौक के अंदर जो कुछ इन लोगों ने कर दिया है। जो कुछ मौलाना साहब ने भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत किया है, बाकियों ने भी ये इन सबको कुछ नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। ठीक, ये अल्टीमेट लूजर्स होंगे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आज एक बहस नवाज शरीफ साहब ने सेंसिबल मूव किया, वो टाइमली निकल गए हैं। ठीक, और मेरे ख्याल शायद मरियम साहबा भी अगर जाती, उनका तो सुना है कि तबीयत भी नासाज है। अल्लाह से हम तो दुआ कर सकते हैं सेहत के लिए, सबके लिए और हदायत के लिए भी। तो शायद देखें कि उनकी क्या पोजीशन होती है और उसके बाद थोड़े दिनों तक क्या पोजीशन होती है। नहीं, सुना ये जा रहा है कि नवंबर में आ रहे हैं अपना नवाज शरीफ साहब। सर वो तो जब पिछली दफा भी गए थे तो आप सुनने में आया था कि अभी आ रहे हैं, लेकिन वो जो किस किस्म की बातें उन्होंने भी बाहर की हैं अमेरिका में एक आध महफिल में, और उनकी चीजें चल रही हैं और उनकी तरफ से सर्कुलेट किया गया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ वो वाले सोशल मीडिया पे बड़े कुछ नाम जो और एंकर्स जो के मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत की सपोर्ट पे बयानात कर रहे थे, वो दबे दबे अल्फाजों में अब वो सुनना शुरू हो गए और वो तारीख के हवाले से और वो कुछ जस्टिस एजाज साहब को सुप्रीम कोर्ट के बुला के और दूसरों लोगों को बुला के अब वो जो उनकी डायरेक्शन जा रही है उससे आप खुद देख लीजिए कि क्यों इस वक्त ऐसे इंटरव्यूज आना शुरू हुए हैं साबिक एक जज के जो पनामा केस में थे, और वो उन केसेस की वजाहत कर रहे हैं कि वो बेटे से तनख्वाह लेने का मसला नहीं था और वो हुदैबिया कैसे गलत तरीके से बंद हुआ। तो अब वो देखें कि ये क्यों हो रहा है। ये अच्छा, पिछले दिनों जमाली साहब बोले, एक जो जज साहब थे ना जमाली साहब का भी तो इंटरव्यू हुआ ना, सिचुएशन और तरफ जाए। पिछले दिनों एक जमाली साहब जो जज थे उनका भी तो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी बड़ी खुल के बात की इसके ऊपर, अगर आपने सुना हो तो। जी, तो वो बस अब आप ये बहुत सी चीजें देखना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल सियासतदानों की जो मौजों का वक्त था ना, शायद वो नहीं। आपके एनालिसिस में क्या है? क्योंकि जमाली साहब जो हैं मैं तो अनवर सियासत देखिए, मेरा एनालिसिस तो ये है कि जिन्होंने इख्तियारात लिए हैं सारे और सारा बंदोबस्त कर लिया, वो भी और तरामीम कराएंगे और तरामीम करने के बाद उनको अवाम से सपोर्ट लेने के लिए एक ही रास्ता होगा कि वो कुछ ऐसे इकदाम करें जिससे अवाम खुश हो, और अवाम जो है वो सिर्फ एक तरीके से सबसे ज्यादा खुश होती है जब हुकूमत पे बैठे सियासतदानों को और इन तमाम सियासतदानों पे बड़ा वक्त आता है। अच्छा, तो वो फिर अवाम मिठाई। अच्छा, हमने कल एक मंजरनामा देखा, बड़े थोड़ी सी चीजें हैं कि वो चंद चीजें अगर कंट्रोल कर लेते हैं, वो जो सियासतदानों के लल्ले तलल्ले बंद हो जाते हैं तो बहुत सा माशी हालात मुल्क के ठीक हो जाते हैं। जब ये हिक्कों में और ये बड़े बड़ी जो माफियाज के ये बिजनेसेस में उनके जो कारोबार पे जो चेक आ जाता है और ये ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी डर जाती है, रुक जाती है, वो रिश्वतें लेने से
करती है तो खुद ब खुद मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम चलना शुरू हो जाता है और इकोनॉमिक हालात बेहतर हो जाती है और आवाम खुश हो जाती है। अच्छा सर, तो मेरे ख्याल जिन्होंने हमने वो शायद उसी तरफ जाएंगे। अच्छा, हमने अपने आप को पॉपुलर रखते हैं। हमने एक मंजरनामा देखा कि एक जज साहब की अदालत में बुशरा बेगम रो पड़ी और उन्होंने कहा कि जजेस को यह नजर नहीं आता कि जो एक जेल में बंद शख्स है उसका इस्तेहसाल किस तरह से किया जा रहा है और उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो थोड़ा मुझे ये तो बताएं कि एक जमाना था कि शोर मचा हुआ था कि बोरियां भर भर के जमानतों की दी जा रही हैं, इंसाफ जो है एक ही जमात को मिल रहा है और बाकी जमातें रुल रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली रोना पड़ा बुशरा बेगम को। और इसका आप मतलब क्या समझते हैं कि जहां कहीं से कोई डील की बाज़गश्त आ रही थी तो वो कोई बात पीछे चली गई है या ये अमेंडमेंट्स जो आगे की तरफ बढ़ रही हैं कोई इमरान खान के ऊपर कोई मजीद सख्ती आने वाली है? देखिए पाकिस्तान है, यहाँ पे आप जो है कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ कोई भी हरफ आखिर जो है कोई भी हरफ आखिर नहीं होता और यहाँ जो कुछ सामने कहा जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, असल में वो चीजें नहीं होती। आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब भरपूर इख्तिदार के दौर में थे और कहते थे और मीडिया में खबरें चली थी कि दुबई में बेनजीर से मुलाकात हुई है रजीद मरूमा साहब से, तो डिनाई किया गया था ISPR और इधर उधर से डिनाई किया गया था और बाद में तस्वीरें निकली थी, बाद में एडमिशन भी हुए थे। तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी और बैकडोर पे क्या चीजें चल रही होती हैं वो और चीजें होती हैं, सामने कुछ नजर आ रहा होता है लेकिन तो हम लेकिन उस सामने नजर आ रहा होता है उसी पे एनालाइज करते हैं। आपके पास कुछ क्योंकि साफी होने की वजह से कुछ दफा कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन बैकडोर की लेकिन अगर देखा जाए नहीं, लेकिन अगर देखा जाए हमारे इल्म में ये बात आई थी कि नवाज शरीफ का ख्याल था कि जब अगर मैं हुक्मरान बनता हूं, मैं वजीर आजम आता हूं तो कोई भी सियासी कैदी नहीं होगा, जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है। तो दूसरा बयान निकला ना, आपने सामने देखा कि क्या हुआ। उसके बाद उनको जो है वो उनको वापस जाना पड़ा वजारत उज़्मा लिए बगैर और अगलों ने जनाब मानसहरा वाली सीट जहां से वो जीते हुए हैं वहां से उन्हें हरवाया और अभी तक स्टे चल रहा है वहां पे। ये आपको भी नहीं, आप मेरी एक बात आप मेरी बात सुने, अगर नवाज शरीफ साहब चाहते अपने भाई को और बेटी को दोनों को कहते हैं कि ये वाली चीजें आप ना तुम्हारे सूबे में होंगी ना गवर्नमेंट में होगी, तो क्या ये चीजें यूं हो सकती थी? रुकती ना, या अगर होती भी तो इस खुलेआम तो ना होती ना। सही, इसका मतलब है वो भी कुछ थे, वो तो तकरीरों में कहते रहे कि अपना रोना रो के कहते हैं ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है दुरुस्त हो रहा है, ठीक है। तो यही तो बदकिस्मती है हमारी कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त हम दूसरों पे जब जुल्म और तशद्दुद हो रहा होता है, जब साफी उठाए जा रहे होते हैं और दूसरे, तो फिर सियासतदानों के साथ जुल्म हो रहा होता है, ज्यादती हो रही होती है, अवाम के साथ हो रहा है, चुप रहते हैं। अब तो हमारा इक़्तिदार है, अब तो हमें जीतेगा वो शख्स जिसने अपने इक़्तिदार में आके इस रवायात को, इन रवायात को तोड़ा। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ वो शख्स जो है सुनहरी हरूफ से उसका दौर याद रखा जाएगा और वो अपने दौर से हटने के बाद भी इस जुल्म और इस जबर का शिकार नहीं होगा क्योंकि उसने वो चेन तोड़ी होगी। हमारी बदकिस्मती ये होती है, अपोजिशन में करते हैं हकूक के और इंसानी हकूक की बात और इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम कहते हैं हम अपने मुखालफों को किस तरह खत्म कर दें। तो नतीजा ये होता है हम निजाम स्ट्रेंथन नहीं करते, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते, हम ऐसे कवानीन बनाते हैं जिससे दूसरों के हकूक सलब किए जा सके और अल्टीमेटली ये होता है कि जब हमारा दौर खत्म होता है तो वो तमाम कवानीन, वो तमाम बनाई खसूसी अदालतें, वो तमाम जो जबर और इस्तिबदाद के जो हथकंडे होते हैं वो फिर हमें खुद भुगतना पड़ते हैं क्योंकि वो हमारे हाथों के बनाए होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुबीन काजी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। यकीनन आपको गाए गाए हम आपसे राय लेते रहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि जैसे आपने कहा है ना कि जो जा रहे हैं लोगों के जाने का मौसम अपना आ गया है, तो मुझे वो शेर याद आया कि रोक लो जाने वालों को, जाने वाले लौट कर नहीं आते। अभी ब्रेक पे जा रहा हूं, तो ब्रेक से वापस आता हूं तो जाने वालों की मजीद बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।